morning student. Today we will read third chapter of civics. The chapter is Sarkar, the government. सरकार परिभाषा एवं अर्थ, गवर्नमेंट डेफिनेशन एंड मीनिंग। गार्नर के अनुसार सरकार की परिभाषा एक एजेंसी या मशीनरी के रूप में की जा सकती है जिसके द्वारा सामान्य नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं, सामान्य कार्य नियंत्रित किए जाते हैं तथा सामान्य हितों का संवर्धन किया जाता है। R.W. गिलक्रिस्ट ने सरकार को राज्य का संगठन या मशीनरी बताया है जिसके द्वारा राज्य की इच्छा की व्यक्त की जा सकती है। सरल शब्दों में सरकार राज्य का प्रशासनिक अवयव है। राज्य स्थायी होता है किंतु सरकारें बदलती रहती हैं। सरकार के द्वारा हम अपनी ज़रूरतों को कुछ ज़रूरत पूरा करते हैं व सरकार के द्वारा हमें कुछ सुविधाएं मिलती हैं। द नेक्स्ट इज सरकार की आवश्यकता, द नीड फॉर द गवर्नमेंट। राज्य सरकार की आवश्यकता के विषय में अरस्तु ने लिखा है, राज्य की उत्पत्ति जीवन की नितांत आवश्यकताओं से होती है जो जीवन को अच्छा बनाने के लिए जारी रहती है। जीवन तथा संपत्ति की सुरक्षा, कानून तथा व्यवस्था कायम रखना, शत्रुओं से रक्षा, झगड़ों का निपटाना आदि मनुष्य के जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे अपनी मानसिक तथा भौतिक आवश्यकता को पूर्ति के लिए समाज में रहना पड़ता है। साथ रहने पर आपस में अनेक मुद्दों पर झगड़े होना स्वाभाविक है। उनकी सोच तथा रुचियाँ भिन्न होती हैं तथा प्रत्येक व्यक्ति दूसरे की सुविधा की परवाह किए बिना वही करता है जो उसके हित में होता है। ऐसी स्थिति में उपद्रव होना स्वाभाविक है क्योंकि जिसकी लाठी उसकी बहस कहावत चरितार्थ होती है। ऐसे में राज्य ही समाज में व्यवस्था उत्पन्न करता है। शांति तथा व्यवस्था के बिना कोई भी व्यक्ति जीवन के विकास के लिए प्रयत्न नहीं कर सकता। अतएव सरकार की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है। द फर्स्ट इज कानून के अनुसार न्याय करने तथा लोगों के विवाद निपटाने के लिए, लोगों के जीवन तथा संपत्ति की रक्षा के लिए। द थर्ड इज कानून, शांति, व्यवस्था एवं सुरक्षा की स्थापना के लिए। ये 3 पॉइंट 4, 5, 6 ये आप स्वयं रीड करेंगे। द नेक्स्ट इज सरकार के स्तर, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। सरकार 3 विभिन्न स्तरों पर कार्य करती है। फर्स्ट स्थानीय, राज्य तथा राष्ट्रीय। स्थानीय स्तर का अभिप्राय एक गांव या कस्बे या नगर से होता है। राज्य स्तर पर संपूर्ण राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब आदि सम्मिलित होते हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर का अभिप्राय संपूर्ण देश से होता है। सरकार हमारे विभिन्न स्तरों पर काम करती है। फर्स्ट स्थानीय, जैसे कि जिसमें एक गांव, कस्बा, नगर उसकी। सेकेंड इज उत्तर प्रदेश, जो पूरे राज्य की सरकार द्वारा लागू होकर कानून बनाएगा। तीसरा राष्ट्रीय, जो संपूर्ण देश में, इंडिया में कहीं भी लागू हो सकता है। जल निकासी, पेयजल, विद्युत, पार्क आदि की व्यवस्था करना स्थानीय स्तर की सरकार के काम है। जैसे कि जल निकासी, पेयजल, ये हम अलीगढ़ में रहते हैं, ये सब अलीगढ़ में भी जिसके सरकार उसका काम है। शिक्षा की व्यवस्था, सड़कों का निर्माण, किसानों की सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। परमाणु ऊर्जा विकसित करना, पड़ोसी तथा अन्य देशों से कूटनीतिक संबंध स्थापित करना, करेंसी, मुद्रा या नोट छापना आदि राष्ट्रीय स्तर की सरकार के उत्तरदायित्व है। नेक्स्ट सरकार के प्रकार। सत्ता की प्रकृति एवं प्रयोग के आधार पर सरकार 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट इज लोकतंत्रात्मक सरकार। एक लोकतंत्रात्मक सरकार वह है जिसमें लोग प्रशासन में सक्रिय भाग लेते हैं। यह लोगों के कल्याण के लिए लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा चलाई जाती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रभुसत्ता लोगों में विद्यमान रहती है तथा जो वास्तविक रूप से प्रशासन करते हैं वे लोगों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकतांत्रिक सरकार में लोगों के द्वारा लोगों की चुनी सरकार है, यानी कि हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार वो हमारे लिए ही होती है। द नेक्स्ट इज तानाशाह, डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट। तानाशाही लोकतंत्रात्मक सरकार के विपरीत है, मीन्स उसके अपोजिट है लोकतंत्रात्मक सरकार के। इस प्रकार की सरकार में एक ही व्यक्ति के पास असीमित शक्तियाँ होती हैं। वह व्यक्ति ताकत के आधार पर पदासीन होता है। तानाशाही में सिर्फ एक ही व्यक्ति को सारा अधिकार होता है, वो लोगों के द्वारा चुना हुआ नहीं होता तथा
लोगों पर शासन करता है। इस प्रकार की सरकार में शासक कानून के ऊपर होता है, उसकी बात ही कानून होती है। वह जनमत की परवाह नहीं करता, वह अपनी ताकत तथा सत्ता के आधार पर लोगों को कानून बनाने के लिए विवश करता है। तानाशाही में जो सरकार होती है वो लोगों के द्वारा नहीं चुनी जाती, इसमें व्यक्ति अपनी ताकत के बल पर अपनी सरकार बनाता है। द नेक्स्ट इज लोकतंत्र। लोकतंत्र में लोगों का शासन होता है। लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में किसी देश के सभी लोग सरकार चलाने में भाग लेते हैं। इस प्रकार का लोकतंत्र प्राचीन काल में उन देशों में प्रचलित था जिनकी जनसंख्या बहुत कम होती थी। द्वितीय प्रकार का लोकतंत्र परोक्ष या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है, जिसे प्रतिनिधि लोकतंत्र कहना अधिक उपयुक्त है। ऐसे लोकतंत्र में लोग सरकार साधन में सीधे भाग नहीं लेते। किसी सरकार को तब तक लोकतंत्रात्मक नहीं कहा जा सकता जब तक कि वह सार्वभौम वयस्क मताधिकार को मान्यता नहीं देती। इसका अर्थ यह है कि यह देश के सभी वयस्क जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, व्यक्ति को मत प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त है। इस अधिकार के प्रयोग में ना तो जाति, धर्म, वर्ग या लिंग का आधार पर कोई भेदभाव किया जाता है और ना ही संपत्ति, शिक्षा संबंधी किसी योग्यता का विचार किया जाता है। द नेक्स्ट इज महिला अधिकार, वुमेन सफ्रेज। विश्व की सरकारों ने स्वेच्छापूर्ण शक्ति सत्ता के बंटवारे को स्वीकार नहीं किया। अनेक यूरोपीय देशों तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के विषय में ये सत्य है कि महिलाओं तथा निर्धनों को सरकार में सहभागिता के लिए संघर्ष करना पड़ा। पहले महिलाओं को और जो व्यक्ति गरीब थे उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। इसके लिए इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया, तब जाकर उनको वोट देने का अधिकार मिला महिलाओं और गरीबों को। सफ्रेगेट आंदोलन इंग्लैंड की महिलाओं द्वारा मताधिकार प्राप्त करने के लिए चलाया गया था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ होने के बहुत पूर्व ही ग्रेट ब्रिटेन में महिलाओं की समानता के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया था। महिलाओं के मताधिकार के लिए संघर्ष की पहल 1897 ईस्वी में मिलीसेंट फोसेट द्वारा की गई, जिसने नेशनल यूनियन ऑफ वुमेन्स सफ्रेज सोसाइटीज़ की स्थापना की। संसद के अधिकांश पुरुष सदस्यों की मान्यता थी कि महिलाएं संसद की कार्यशैली के विषय में कुछ भी नहीं जानती। कुछ लोगों का मानना था कि महिला संसद के जो भी कार्य हैं उनके विषय में कुछ नहीं जानती, इसलिए उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है, अतः उन्हें चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेना चाहिए। इससे अनेक महिलाएं क्रोधित होती। उन्हें 1903 में वुमेन सोशल एंड पॉलिटिकल यूनियन की स्थापना इमेलाइन पैंकहर्स्ट एवं उसकी पुत्री द्वारा की गई। यह यूनियन सफ्रागेटिस के रूप में प्रसिद्ध हुई। इस यूनियन के सदस्य अपनी मांगों को पूर्ति हेतु हिंसा के प्रयोग के लिए भी तैयार थे। इसके द्वारा इन्होंने एक संस्था की स्थापना की थी जिसके द्वारा महिलाओं ने अपना वोट देने का अधिकार मांगा था। सफ्रागेट आंदोलन ने देश का ध्यान 1906 ईस्वी में तब तक आकर्षित किया जब 1,25,000 आंदोलनकारी स्त्रियों के 300 सदस्य वाले एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री कैंपबेल बैनरमैन से महिलाओं के मताधिकार के लिए विवाद किया। प्रधानमंत्री के मूर्खतापूर्ण वक्तव्यों से क्रोधित होकर आंदोलनकारियों ने बल प्रयोग प्रारंभ कर दिया। सफ्रागेट आंदोलन बड़ी संख्या में बंदी बना लिए गए। जो सफ्रागेट इस आंदोलन में कुछ लोग थे उनको बंदी बना लिया गया था, किंतु उन्होंने प्रतिरोध नहीं किया। जेल में उन्होंने भूखे हड़तालें की, जिससे प्रेस तथा पब्लिक का ध्यान आकर्षित हुआ। मताधिकार एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। जनता के बढ़ते हुए दबाव के आगे सरकार की प्रतिक्रिया करनी पड़ी। 1910 में कंसिलिएशन बिल तैयार किया गया, किंतु यह संसद में पारित नहीं हो सका। सन 1913 में मताधिकार संशोधन बिल प्रस्तुत किया गया, किंतु यह भी पारित न हो सका। तब दंगे फैल गए तथा निजी एवं सार्वजनिक संपत्ति नष्ट की जाने लगी। कुछ समय के लिए आंदोलन ने जनता का समर्थन खो दिया। संसद तथा आंदोलन एक ठहरा बिंदु पर पहुंच गया। सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया, तब महिलाओं ने मताधिकार का आंदोलन थम गया। ग्रेट ब्रिटेन के महिलाओं ने सैनिकों के छूटे हुए कार्यालय, अस्पतालों, कारखानों आदि में निस्वार्थ कार्य किए, जिससे सरकार महिलाओं की कृतज्ञ हो गई। महिलाओं की देश प्रेमियों के रूप में प्रशंसा की गई। सन 1918 में संशोधन बिल भी पारित हो गए। इसके अनुसार 30 वर्ष से अधिक आयु वाली स्त्रियों को राष्ट्रीय चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया।
स्वाभिमान संघर्ष के बाद महिला को यह अधिकार मिला जिसकी आयु 30 वर्ष है वो वोट दे सकती है। इस प्रकार इंग्लैंड की महिलाओं ने विक्टोरियन आदर्शों को छोड़कर एक नई पहचान तथा समाज में एक नया स्थान बनाया। Chapter is finished. I hope you all understand this chapter and thank you.